Hello everyone, my name is Sandeep Khatri and I welcome you to my session on legal update। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जब एक स्टूडेंट लॉ कॉलेज में जाता है और उसे पहली बार केस लॉस के बारे में पता लगता है और उस समुद्र को जब वो समझने की कोशिश करता है कि एक केस किस तरीके से ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट और फाइनली सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और उसके दौरान कितना टाइम और क्या क्या हो चुका होता है, तो वो अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया और शॉकिंग एक्सपीरियंस होता है। और फिर एज अ लॉ स्टूडेंट्स हमें ये चीजें याद भी रखनी होती हैं अगर वो कंसिडर्ड जो जजमेंट है वो लैंडमार्क है या फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी। अब वहीं पर एक कॉन्सेप्ट और देखने को मिलता है जिससे थोड़ा सा शॉक और लगता है, खासकर उन स्टूडेंट्स को जो पहली बार इस तरीके का जजमेंट पढ़ते हैं, कि ट्रायल कोर्ट ने कुछ और डिसाइड किया, हाई कोर्ट ने कंप्लीटली डिफरेंट डिसाइड किया और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और। तो फिर सवाल आता है एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ कि सर, लॉ तो सेम है, तो क्या यहां पर कोई एक कोर्ट गलत थी, एक कोर्ट सही थी एंड सो ऑन? क्योंकि लॉ सेम है, फैक्ट्स सेम थे, तो फिर अलग अलग जजमेंट्स कैसे आ सकती हैं एंड सो ऑन। तो फिर आंसर दिया जाता है कि देखिए, यहां पे सही और गलत की बात नहीं होती, यहां पर बात होती है कि कौन सी कोर्ट में किस तरीके से किस पर्टिकुलर एविडेंस को अप्रिशिएट किया गया। हाँ, अब अगर आप पर्टिकुलरली बात करोगे कि किसी एक पर्टिकुलर केस में सो एंड सो हाई कोर्ट ने क्यों जजमेंट को रिवर्स कर दिया या फिर हाई कोर्ट की जजमेंट को क्यों सेट असाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिर उस पर्टिकुलर केस के लिए तो हमें उन जजमेंट्स को ही पढ़ना पड़ेगा, तभी हम कंक्लूड कर सकते हैं। बट हाँ, ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि कौन सी कोर्ट किस तरीके से एविडेंस को अप्रिशिएट करती है वो बहुत ही मैटर करता है। जैसे कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट होती हैं, यहां पर यूजुअली क्रिमिनल केसेस में जो हमारा प्रिंसिपल होता है दैट इज प्रूव एज प्रूव बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट जाकर, तो उससे जो है बहुत एविडेंसेस चाहिए होते हैं, तभी आप किसी की क्रिमिनल लायबिलिटी जो है वो तय कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी लास्ट लीगल अपडेट का ही एग्जांपल दूं, तो उसमें ट्रायल कोर्ट ने मर्डर के लिए कन्विक्ट कर दिया था, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये था कि भाई दो लोग मिलके जो है वो डेड बॉडी को मोटरसाइकिल पे डिस्पोज ऑफ कर रहे थे। तो अब इवन इस फैक्ट को सुनकर भी यही लगता है कि हाँ भाई, अगर वो डेड बॉडी को डिस्पोज कर रहे थे तो उन्होंने ही मर्डर भी किया होगा। लेकिन बाद में जब केस हाई कोर्ट और इवन सुप्रीम कोर्ट जाता है, तब पता लगता है कि उन्हें तो जो पनिशमेंट होगी वो सिर्फ एविडेंसेस को मिटाने के लिए ही सेक्शन 201 ऑफ आईपीसी में ही होगी। तो अब आते हैं आज के इस जजमेंट पे। इस जजमेंट में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, ध्यान से सुनिएगा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट फॉर यू एज एन एस्पिरेंट। आइए शुरुआत करते हैं। सो जो केस हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी लक्ष्मी वर्सेस गोपी एंड अदर्स 2026 सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले तो फैक्ट्स जान लेते हैं कि क्या इशू हुआ था, फिर ट्रायल कोर्ट में क्या हुआ, फिर हाई कोर्ट में क्या हुआ और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट का इस मुद्दे पर क्या कहना था। तो देखिए, यहां पे शुरुआत जो हुई वो एक फैमिली डिस्प्यूट से हुई और फैमिली का डिस्प्यूट था ऑन विल, वसीयत के ऊपर डिस्प्यूट था। ठीक है, अब क्योंकि डिस्प्यूट सेटल हो नहीं रहा था तो कोर्ट में केस जाता है। अब यहां पे ट्रायल कोर्ट क्या कहती है? तो ट्रायल कोर्ट जो है वो ये कहती है कि हम इस विल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, विच मीन्स कि ट्रायल कोर्ट ने पाया कि भाई विल जो है वो ऑथेंटिक नहीं है और यहां पर ट्रायल कोर्ट जो है वो फैसला सुना देती है पार्टीशन का। अब मुझे लगता है कि विल और पार्टीशन में सभी को बेसिक डिफरेंस तो पता ही होगा, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। विल क्या होती है? वसीयत। इन शॉर्ट, कि एक पर्सन वसीयत में लिखता है कि भाई मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी सो एंड सो पर्सन में इस तरीके से बांट दी जाए। ठीक है,
और पार्टीशन क्या होता है? पार्टीशन होता है कि जो भी लोग जीवित हैं वो अपना बंटवारा कर लेते हैं प्रॉपर्टी का। ठीक है जी। तो यहां पे जो जजमेंट आती है ट्रायल कोर्ट से वो आती है पार्टीशन की। अब जो है पार्टीज सेटिस्फाइड नहीं होती हैं तो वो कोर्ट, हाई कोर्ट में जाती हैं, अपीलेट कोर्ट। तो यहां पर केरला हाई कोर्ट जो है वो डिसीजन को रिवर्स कर देता है। कर सकता है, अपीलेट कोर्ट है, हायर कोर्ट है, उनके पास पावर है। लेकिन यहां पर सिर्फ जो डिसीजन है उसका रिवर्सल ही नहीं होता है, कुछ कमेंट्स भी लिखे जाते हैं। और क्या कमेंट लिखा गया, आइए देखते हैं। द जजमेंट, और ये कौन सी जजमेंट की बात हो रही है? जो ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट दी थी। ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट जो दी है वो एक एग्जाम्पल है कि हमारे पूरे सिस्टम में कितनी खामियां हैं। और ये जजमेंट तो इतनी गलत है कि जो जज साहब हैं उनको ट्रेनिंग पर भेज देना चाहिए, दैट इज केरला जुडिशियल एकेडमी में। तो ये जो है केरला हाई कोर्ट की जजमेंट आती है। अब मुद्दा पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट में कि क्या हाई कोर्ट ने सही जजमेंट दिया है। अब देखते हैं कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। द सुप्रीम कोर्ट फाउंड दैट अपीलेट कोर्ट हैड फेल्ड। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट किसकी बात कर रही है? अपीलेट कोर्ट, मतलब केरला हाई कोर्ट की बात हो रही है कि केरला हाई कोर्ट जो है वो फेल हुई है अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने में। कैसे फेल हुई है, आइए देखते हैं। केरला हाई कोर्ट ने सिर्फ रिप्रोड्यूस किए हैं ट्रायल कोर्ट की ही रीजनिंग को, और यहां पर कोई भी इंडिपेंडेंट एनालिसिस केरला हाई कोर्ट की जजमेंट में देखने को नहीं मिला जिसमें ये उस जजमेंट को पढ़ के पता लगे कि भाई ट्रायल कोर्ट ने गलती क्या की थी। अब वो तो एक्सप्लेन कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं इसी में। री अप्रिशिएट बोथ फैक्ट्स एंड लॉ। तो देखो जो हाई कोर्ट होती है ना उसके पास पावर होती है कि वो दोबारा से फैक्ट्स को एनालाइज, फैक्ट्स ऑफ द केस को दोबारा से एनालाइज कर सकती है और लॉ को भी एनालाइज कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यहां पे मानना था कि उस तरीके का तो कुछ हुआ ही नहीं है। आपने ये तो बता दिया कि भाई जुडिशियल ऑफिसर को आप दोबारा से ट्रेनिंग में भेज दो, ये जजमेंट गलत है। बट गलत क्या है, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट रीजनिंग भी तो होनी चाहिए। तो देखो जब हम लॉ पढ़ते हैं ना, स्पेसिफिकली जब हम जजमेंट पढ़ते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया आता है, दैट इज रीजंस फॉर द जजमेंट। कि भाई अगर जजमेंट आ रही है कि भाई ऐसा होगा सो एंड सो, चाहे वो सिविल केस हो चाहे वो क्रिमिनल केस हो, तो उसके पीछे रीजनिंग आती है कि अच्छा कन्विक्शन हुई है बिकॉज ऑफ दीज आर द रीजंस, एक्विटल हुआ है दीज आर द रीजंस। अच्छा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था तो हमने प्रॉपर्टी मिस्टर ए को दी है, दीज आर द रीजंस, प्रॉपर्टी बी को दी है, दीज आर द रीजंस। अब यहां पे ट्रायल कोर्ट ने पार्टीशन किया, ठीक है। अब हाईकोर्ट का कहना था कि नहीं ये तो बहुत ही गलत जजमेंट है, तो वो रीजंस नहीं देखने को मिले टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। आइए जी आगे बढ़ते हैं। ए रॉन्ग मैसेज। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर हम केरला हाई कोर्ट की जजमेंट को अपहेल्ड कर देते हैं, अगर हम उससे एग्री हो जाते हैं, तो ये एक रॉन्ग मैसेज जाएगा। किसको रॉन्ग मैसेज जाएगा? ये रॉन्ग मैसेज जाएगा टू द जुडिशरी, टू द ट्रायल कोर्ट जजमेंट्स कि भाई आप बिना अपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड को लगाए, बिना एफर्ट्स डाले भी आप जो है ट्रायल कोर्ट की जजमेंट्स को जो है रिवर्स कर सकते हो, ये मैसेज चला जाएगा। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन कही एंड दैट इज कि एपेलेट कोर्ट जो मतलब हाई कोर्ट्स हैं उनको तो फ्रेंड होना चाहिए, फिलोसोफर एंड गाइड होना चाहिए, ना कि एक हैवी हेडेड बैटन ऑफ सुपीरियर अथॉरिटी पॉइंटिंग आउट एरर्स कमिटेड बाय इट्स अंडरलाइनिंग्स। ठीक है, तो दैट इज द मतलब द कोर ऑफ दिस जजमेंट कि एपेलेट कोर्ट्स जो हैं वो एक फ्रेंड बनकर, एक फिलोसोफर बनकर, एक गाइड बनकर जो है वो ट्रायल कोर्ट्स को गाइड करें, ना कि सिर्फ उनकी गलतियां निकालकर उन्हें पनिश करें। यहां पर जो है एक लैंडमार्क जजमेंट को भी रेफर किया गया, दैट इज स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मोहम्मद ने 1963, और जिसमें कोर्ट ने कहा कि
एडवर्स रिमार्क्स शुड नॉट बी मेड। तो जिस तरीके से कि भाई ट्रेनिंग में आप चले जाइए, जो एडवर्स रिमार्क्स थे जजेस, ट्रायल कोर्ट जज पे, वो जो है पास ऑन नहीं होने चाहिए। कब तक? कब तक? जब तक उनकी कोई जरूरत ना हो किसी भी केस को डिसाइड करने के लिए, या किसी एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए, या फिर जिस पर्सन को वो रिमार्क अफेक्ट करने वाले हैं, तो उनके पास एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी तो हो कि वो भी अपना केस जो है वो हायर कोर्ट के पास, अपीलेट कोर्ट के सामने जो है अपना केस रख सकें। यहां पर एक कोटेशन भी रखी गई फ्रॉम मोहम्मद ने, and that quotation was, the proper freedom and independence of judges and magistrates must be maintained and they must be allowed to perform their functions freely and fearlessly and without undue interference। ठीक है जी। तो इन शॉर्ट यहां पर इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस के पॉइंट पर भी जो है मुद्दा आ गया। अब आते हैं जी कंक्लूजन पे। तो what was the complete conclusion of this particular judgment? The court further recalled its earlier decisions. This is going to affect professional competence of judicial officers. और finally सुप्रीम कोर्ट ने इस केरला हाई कोर्ट की जजमेंट को कंप्लीटली सेट असाइड कर दिया। अब एक सवाल आता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जजमेंट को सेट असाइड कर दिया, तो फिर वो जो केस जो कि एक वसीयत से शुरू हुआ था, फिर ट्रायल कोर्ट ने जो है पार्टीशन करवा दिया, और अब जो हाई कोर्ट है उन्होंने जो रिमार्क्स पास किए, उनकी केरला हाई कोर्ट की तो जजमेंट ही सेट असाइड होगी। तो अब उस डिस्प्यूट का होगा क्या? उस डिस्प्यूट का ये होगा कि वो वापस से जाएगा केरला हाई कोर्ट, दोबारा से उसकी पूरी प्रोसीडिंग्स चलेंगी और फिर उसमें जो है फाइनल डिसीजन आएगा। तो अब ये केस चले जाएगा वापस से केरला हाई कोर्ट के पास। The bench left all issues open for the parties to agitate before the Kerala High Court. So that was the judgment. Now you tell me, as per to your experience and as per to your knowledge, कि इस तरीके की जजमेंट से आपको क्या लर्निंग मिलती है? What do you think? कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट का क्या आप उनसे एग्री करते हो? आर दे राइट व्हेन इट कम्स टू कि भाई ये तो एक गलत मैसेज चले जाएगा, या फिर आपको लगता है कि जो केरला हाई कोर्ट ने किया वही ठीक था? क्योंकि जो फैक्ट्स हमारे सामने आए कि भाई केस तो आपका क्या था, केस तो विल के रिलेशन में था, आपने पार्टीशन की डिग्री दे दी, सो दैट वाज रॉन्ग। तो whom do you support with your reasons? तो जल्दी ही मिलते हैं इसी तरह की लीगल अपडेट के साथ इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, एंड यस इट्स टाइम टू से पीस।